जिस केरला स्टोरी फिल्म ने 2 हफ्ते में 150 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा ली, 2 हफ्ते में 150 करोड़, और वो 200 करोड़ की के उस क्लब में शामिल होने जा रही है जिस क्लब में सिर्फ बड़े बड़े स्टार्स की मसाला फिल्में जाती है। ऐसी फिल्म जिसमें कोई बड़ा स्टार कास्ट नहीं, सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार की कहानी है और जो पूरे देश में देखी जा रही है सिवाय बंगाल के, वहां जहां खुद महिला मुख्यमंत्री हैं। तो यह बहुत हैरान करने वाली बात है। इस फिल्म को बंगाल में बैन क्यों किया गया, लेकिन आज इस फिल्म को बैन करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में जबरदस्त खिंचाई। आज सुप्रीम कोर्ट में केरल स्टोरी फिल्म को बैन करने के मुद्दे पर जो दलीलें बंगाल सरकार की तरफ से रखी गई, उन सब की हवा निकल गई। और आपको एक एक डिटेल आज बताता हूं, सुनिए कैसी कैसी दलीलें रखी गई। आज आप सुनेंगे तो अपना सिर पकड़कर बैठ जाए कि एक फिल्म को रोकने के लिए ऐसी ऐसी दलीलें। लेकिन केरला स्टोरी के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार का हर एजेंडा आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे एक एक करके फेल होता गया, इसकी एक एक डिटेल सुनिए। पहले यह देख लीजिए कि द केरला स्टोरी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 बड़े फैसले दिए। पहला फैसला सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म को बैन करने के फैसले पर उसने रोक लगा दी कि कोई फिल्म बैन वैन नहीं होगी, दिखाइए इसको। दूसरा फैसला दिया कि तमिलनाडु सरकार को आदेश दे दिया कि फिल्म देखने जाने वाले दर्शकों और थिएटर्स को पूरी सुरक्षा दीजिए। भाई जो देखने जा रहा है उसको आप ही ना सुरक्षित रखेंगे, और कौन रखेगा? तो कहा तमिलनाडु में लोगों को सुरक्षा दीजिए। तीसरा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि फिल्म के प्रोड्यूसर से को कहा कि वो फिल्म के डिस्क्लेमर में यह बताएं कि उनके पास धर्मांतरण की पुष्टि करने के लिए कोई पुख्ता डेटा नहीं है। वो जो 32,000 वाले आंकड़े को लेकर बड़ी बहस थी, तो उसमें कहा गया कि भाई 32,000 अगर आपके पास डेटा नहीं है तो फिर कहिए कि हम यहां इतना ही है, ये हम नहीं कह सकते, डिस्क्लेमर में डालिए। फिल्म में काल्पनिक वर्जन दिखाया जा रहा है, ये लिखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 20 मई को शाम 5 बजे तक इस आदेश को पालन करना हो। तो जहां सुप्रीम कोर्ट को जो चीज ठीक लगी वो उसने कर दी। केरला स्टोरी फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। हरीश साल्वे ने फिल्म को बैन करने के लिए बंगाल सरकार के एफिडेविट का जिक्र किया, जिसमें बड़ी ही अजीब बातें लिखी हुई। हरीश साल्वे इतने सीनियर वकील हैं, उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक थिएटर में केरल स्टोरी दिखाए जाने के दौरान पुलिस ने निगरानी की थी। उससे पता चला कि फिल्म देखने के बाद लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बातें की, कोई हिंसा नहीं हुई थी। बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक केरल स्टोरी फिल्म राज्य के सांप्रदायिक माहौल को खराब कर रही है। हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म को बैन करने का फैसला इंटेलिजेंस अधिकारियों की कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर लिया गया जिन्होंने फिल्म देखी थी। हरीश साल्वे ने पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट पर सवाल खड़े किए और फिल्म को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के असेसमेंट पर कहा कि इस तरह से असेसमेंट किया गया कि अभिनव नाम के एक लड़के से पूछताछ कर ली। अभिनव ने फिल्म देखी और उसने खुद ही यह सोच लिया और कह दिया कि इस फिल्म से लोग हिंसक हो जाए, जिससे गड़बड़ी हो सकती। मतलब ऐसा गिन के कुछ लोगों से आपने पूछ लिया और आपने मान लिया कि हिंसा हो जाएगी और आपने बैन कर दिया। हरीश साल्वे ने आगे कहा कि इस तरह से बंगाल सरकार ने 12-13 ऐसे लोगों को आधार बनाया जिन्होंने कहा कि फिल्म बहुत खराब है, इससे दंगे हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार के एफिडेविट के मुताबिक फिल्म का समर्थन और विरोध करने वालों के बीच लड़ाई झगड़ा हो सकता है। 12-13 लोग डिसाइड कर देंगे कि माहौल खराब होगा या नहीं होगा। 12-13 लोग और उस पर फिल्म बैन हो जाएगी। इसका मुद्दा उठा कोर्ट में। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक एक डिटेल सुनिए, कैसी कैसी चीजें इस देश में हो रही हैं। 12-13 लोगों से बात करके निर्णय हो गया कि ना इससे तो हिंसा हो जाएगी, बॉस बैन करो इसको। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सिंघवी ने कोर्ट में केरला स्टोरी बैन करने के फैसले पर कहा कि फिल्म केरल स्टोरी को बैन करने का फैसला इसलिए लिया गया जिससे राज्य में शांति बनी रहे। क्या आधार था जिससे आपको लगा कि शांति नहीं बनी रहेगी? और शांति बना के रखना तो आपका काम है। सुप्रीम कोर्ट में आगे क्या बहस हुई, यह बताने से पहले आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यह क्या लॉजिक हुआ बॉस कि एक फिल्म जो देश भर में चल जा रही है वो बंगाल में दिखा दी जाएगी तो शांति भंग हो जाएगी। और बंगाल की शांति की चिंता तब कहां गई थी जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद 15,000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई थी। तब क्या कोई द केरला स्टोरी चल रही थी। 39 महिलाओं के रेप की खबरें आई थी। सिविल सोसाइटी ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 25 हत्याएं हुई थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर आगजनी हुई थी।
बैलेट बॉक्सेस फेंके मिले, क्या क्या नहीं हुआ सबने देखा। 2 साल से बंगाल में रामनवमी पर लगातार हिंसा हो रही है। रामनवमी पर पत्थरबाजी में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। रामनवमी पर हुई हिंसा के दौरान 12 से ज्यादा घर जल गए थे। इन सारे मामलों के वक्त तो कोई द केरला स्टोरी नहीं चली, आई ही नहीं थी फिल्म। तब कहां गई थी बंगाल के लोगों की आपसी मोहब्बत। लेकिन फिल्म को बैन करना था तो शांति बिगड़ने की दलील दी गई। अरे आपसे तो पहले ही शांति बहाल नहीं हो रही बॉस, फिल्म का क्या बहाना बना रहे? शांति है कहां, पहले वो तो बताइए। लेकिन नहीं, शांति भंग हो जाएगी इतनी चिंता हो गई कि बैन कर दिया फिल्म। कोर्ट में ये दलील नहीं चली। अब आगे सुनिए। फिल्म से शांति भंग होने वाली दलील पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी को टोका, जो वकील थे सरकार की तरफ से, बंगाल सरकार की तरफ से, और कड़े शब्दों में कहा चीफ जस्टिस कि आप कह रहे हैं कि फिल्म पर बैन लगाने का फैसला 13 लोगों की राय के आधार पर लिया गया। आप किसी फिल्म को बैन करने के लिए कोई भी 13 लोग खड़े कर दीजिए जो कह देंगे कि फिल्म को बैन कर दो। चीफ जस्टिस की इन बातों का सीधा मतलब यही था कि सिर्फ कुछ लोगों की राय के आधार पर पूरे राज्य में फिल्म को बैन करने का फैसला कैसे लिया जा सकता है भाई? 13 लोग, गजब चल रहा है। सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि फिल्म पूरे देश में रिलीज हो चुकी है। इस पर सिंघवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी अलग है और इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र के अकोला में जो हिंसा देखी गई उस तरह की हिंसा को रोकने के लिए एहतियात बरती और जरूरी कदम उठा दिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरे राज्य में एक जैसी डेमोग्राफी होगी, ताकत का प्रयोग अनुपात के हिसाब से होना चाहिए। अगर किसी एक इलाके में समस्या है तो पूरे राज्य में फिल्म को नहीं बैन कर सकते भाई आप। और महाराष्ट्र के अकोला में हुई तो महाराष्ट्र में क्या फिल्म बैन हो गई? भाई अकोला में हुई, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का प्रयास हुआ, लेकिन बाकी पूरे महाराष्ट्र में फिल्म चली द केरला स्टोरी। आपके यहां हुई भी नहीं और आप अकोला का एग्जांपल देके करेंगे देखिए वहां तो हो गई थी। अरे तो वहां तो हो गई तो बैन नहीं ना हुआ, तो वहां बैन नहीं हुआ तो वो भी देख लेते, कहते हम भी बैन नहीं करेंगे। केरल स्टोरी पर हो रही बहस के दौरान वकील हुजैफा अहमदी ने भी दलीलें रखी, वो भी सुन लीजिए जरा। हुजैफा अहमदी ने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म के बाद मुसलमानों को नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जब कोई मुसलमान किराए पर घर लेने जाएगा तो उसके साथ भेदभाव किया जा सकता है, फिल्म का बड़ा प्रभाव होगा। अब ये अलग ही लेवल का लॉजिक है बॉस। कितने ही फिल्मों में मुसलमान आतंकी दिखाए गए हैं, तो क्या देश में मुसलमानों को नौकरी या घर मिलना बंद हो गया उन फिल्मों के बाद? आप ये भी याद कीजिए कि केरल हाईकोर्ट ने केरला स्टोरी फिल्म पर सुनवाई में कहा था कि ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें हिंदू पंडितों को क्रिमिनल दिखाया गया है, तो क्या लोगों ने घर में पंडितों से को घर में बुलाकर पूजा कराना बंद कर दिया क्या, या मंदिर जाना छोड़ दिया? मतलब कुछ तो लॉजिक ढंग का दीजिए बॉस। ऐसा ही डर इस देश में मुसलमानों को दिखाया जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा ही कुछ डर कोर्ट में दलील के तौर पर इन्होंने रख दिया, सोचा वहां भी चल जाएगा। भाई मुसलमानों को डराने का सियासी हथकंडा चल जाता है, कोर्ट के सामने ये सब नहीं चला, खत्म। हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील देते हुए आगे कहा कि फिल्म में एक सीन में राम और शिव के खिलाफ बोलते हुए दिखाया गया है और यह सब एक मुसलमान के हवाले से होता दिखाया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि नफरत पैदा होगी। फिल्म की शुरुआत एक मुसलमान के इस डायलॉग से होती है कि फाइट द नॉन बिलीवर्स, यानी हमारी विचारधारा नहीं मानने वालों के खिलाफ लड़ो। भाई मुझे तो खुद याद है जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था, मेरे खुद के शो में एक पैनलिस्ट ने शिवलिंग का अपमान किया था, मुझे उसे शो से धक्के देकर निकालना पड़ा था। सोशल मीडिया पर शिवलिंग का अपमान करते हुए कितने ही पोस्ट उस वक्त डाले गए। तो बॉस ये तो ना कहिए कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन आप देखिए कैसे कैसे तर्क दिए जा रहे हैं। खैर, हुजैफा अहमदी ने अपनी दलीलें देने के साथ ही चीफ जस्टिस से अपील करते हुए कहा कि वो फिल्म देखें, क्योंकि बिना फिल्म देखे उनकी दलीलों को सही से समझा नहीं जा सकता। इसी के बाद चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केरल स्टोरी फिल्म पर आगे सुनवाई करने से पहले वो फिल्म को देखना चाहेंगे। फिल्म देखने के बाद सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म को सर्टिफिकेट देती है, यू होगा, ए होगा, बैन होगा, वो जो बोर्ड है, तो उसने जो सर्टिफिकेट दिया है द केरला स्टोरी को, उसको भी कोर्ट में चुनौती दी गई। तो उन्होंने कहा कि पहले फिल्म देख लेते हैं, फिर उस याचिका पर सुनवाई करेंगे, और वो सुनवाई होगी जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते में। तो देखिए कीजिए, तब तक तो फिल्म सब जगह से उतर भी जाएगी, लोग देखेंगे। अभी कोई बैन कहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन पर रोक
जो लगी हुई थी, बैन जो लगा हुआ था, उस पर रोक लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार का फिल्म को बैन करने का फैसला तर्क संगत नहीं है। फिल्म केरल स्टोरी पर लगे बैन पर स्टे, जो बैन था उस पर स्टे लगाते हैं हम, और फिल्म के निर्माताओं को फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर लगाना होगा जिसमें लिखा होना चाहिए कि 32,000 लड़कियों के कन्वर्जन के संबंध में कोई पुख्ता डेटा नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु में केरल स्टोरी फिल्म नहीं दिखाए जाने पर भी बहस हुई। फिल्म के निर्माताओं की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि आप तमिलनाडु का केस देखिए, जहां फिल्म केरल स्टोरी पर अघोषित बैन लगाया हुआ है। फिल्म को बंद कराने के लिए पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं, और वहीं तमिलनाडु सरकार कह रही है कि फिल्म देखने के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, इसलिए थिएटर्स में फिल्म नहीं दिखाने का फैसला किया। हरीश साल्वे ने तमिलनाडु में केरल स्टोरी नहीं दिखाए जाने पर एक एफिडेविट का जिक्र किया। इस एफिडेविट में 6 मई 2023 का प्रमाण था कि फिल्म केरल स्टोरी को तमिलनाडु में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। थिएटर्स में दर्शकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही। थिएटर फुल होने के बाद भी फिल्म का मल्टीप्लेक्स में न दिखाया जाना बहुत कुछ बयां करता है। हरीश साल्वे की दलीलों के बाद तमिलनाडु में फिल्म नहीं दिखाए जाने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि कोर्ट तमिलनाडु सरकार को निर्देश देती है कि फिल्म केरल स्टोरी पर किसी भी तरह की रोक न लगाएं, जहां जरूरी वहां थिएटर्स को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराएं, साथ ही फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए भी जरूरी सुरक्षा इंतजाम किए जाए। तमिलनाडु सरकार या उसके अधिकारी या पुलिस कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे फिल्म की स्क्रीनिंग बाधित। ये तो इस देश में हाल है। चीफ जस्टिस को बोलकर फिल्म देखने के लिए माहौल बनवाना पड़ा, लेकिन एक फिल्म से कुछ ही लोग, कुछ ही नेता क्यों घबरा गए हैं, अब ये भी लोगों को समझ में आ रहा है। जब ये सारी बातें जो अदालत के अंदर होती हैं आप सुनते हैं, कितना तर्क में दम है नहीं है ये जानते हैं, तब आपको समझ में आता है कि फिल्म के अंदर प्रोपेगेंडा है या फिल्म का विरोध करने वालों का प्रोपेगेंडा।